हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था स्नेल का नियम। अगर देखा जाए तो अपवर्तन का दो नियम था, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, और उसमें हम लोगों ने देखा था स्नेल का नियम। और वहाँ से हम लोगों ने दोस्तों कुछ चीज़ सीखा था। क्या सीखा था? पहला नंबर, जैसे हम लोगों ने देखा था ANG, इसका मतलब क्या था? वायु के सापेक्ष, बताइए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ऐसे अगर हमने लिख दिया GNA, इसका मतलब क्या है? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे अगर हमने लिख दिया OND, डी का मतलब डायमंड हीरा होता है, ओ का मतलब ऑयल तेल, ये तेल, और ये दोस्तों क्या? हीरा। तो हम इसे कह सकते हैं तेल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। और ऐसे अगर हमने DNO लिख दिया, इसका मतलब क्या है? हीरे के सापेक्ष तेल का अपवर्तनांक। हमने लिख दिया दोस्तों WNG, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हमने लिख दिया GNW, तो इसका मतलब दोस्तों क्या था? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत? बताइए। आज हम यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अपवर्तनांक को दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक आपका होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, और एक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर दोस्तों हम यहाँ अपवर्तनांक की बात करें तो जो अपवर्तनांक होता है वो दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो हम इसे दो भाग में बांट देते हैं। एक आपका होता है दोस्तों निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक हो जाएगा दोस्तों सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों? जैसे हम लोगों ने लिखा ANG, ANW, ANO, AND, AN2 लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा 1N2, 2N1, WNG, GNW, OND, DNO। अब यहाँ देखिए दोस्तों, समझिएगा क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। एक चीज़ तो क्लियर है कि जो पहले यहाँ पर होता है उससे प्रकाश किरण आती है और दूसरे वाले में प्रकाश किरण जाती है। हमेशा अपवर्तन की घटना दोस्तों किस वाले में होता है? दूसरे वाले ही माध्यम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रकाश किरण, सब में प्रकाश किरण किससे आई है? वायु में, और फिर दूसरे माध्यम में क्या हुई है? गई है। यहाँ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ऑयल का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। यहाँ पर आपका जो पहला मीडियम, यदि दोस्तों दो मीडियम है, दो मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम प्रकाश किरण जा रही है और वहाँ अपवर्तन की घटना देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों पहला माध्यम आपका फिक्स हो जाए कि वायु ही है, तो अब जो चाहे जो मीडियम हो, उन सब का जो हम अपवर्तनांक निकालते हैं वो हमेशा क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका मतलब कि हम वायु के सापेक्ष जितने माध्यमों का अपवर्तनांक निकालते हैं उन सब का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका मतलब कि पहला अगर माध्यम वायु फिक्स है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ प्रथम माध्यम एक है और दूसरा माध्यम दो है। इसका मतलब कि प्रकाश किरण पहले किस में आई? एक में आई, फिर किस में गई? दो में। दो में ही क्या हुआ? अपवर्तन की घटना देखने को मिला।
ये दूसरा माध्यम है, 2 से 1 में गया प्रकाश किरण, अपवर्तन की घटना किस में देखने को मिला, 1 में। ऐसे यहाँ जल है, जल से कहाँ गया, कांच में, किस में अपवर्तन घटना हुआ, कांच में। ये कांच है, कांच से किस में गया, जल में, अपवर्तन घटना किस में देखने को मिला, जल में देखने को मिला। ये ऑयल है और ये डायमंड है, तो प्रकाश किरण ऑयल से किस में गया, डायमंड में, अपवर्तन की घटना किस में हुई होगी, डायमंड में। ये डायमंड है और ये ऑयल है, प्रकाश किरण किस में गया, डायमंड से किस में गया, ऑयल में, तो अपवर्तन की घटना किस में देखने को मिली होगी, ऑयल में। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा पहला माध्यम वायु ना हो, कुछ भी हो, तब यहाँ पर जो हम अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का निकालेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक हम वायु के सापेक्ष निकालेंगे तो जो हमें अपवर्तनांक मिलेगा उसे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। लेकिन किसी अदर माध्यम के सापेक्ष किसी अदर माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला हेडिंग बनाइए, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। जो अपवर्तनांक होता है उसका प्रकाश की चाल से क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। हेडिंग बनाइए, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। आप तो जन्म करते हो बच्चा कि अलग अलग माध्यम प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। अगर ऐसा होता है तो फिर इसके साथ रिलेशन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि कोई भी माध्यम है उसका जो अपवर्तनांक होगा, माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहां से देखिए माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। तो किसी न किसी माध्यम का है तो हम लिख लेते हैं मीडियम, एन मीडियम। माध्यम वो आपका जल भी हो सकता है, अगर जल रहेगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एन डब्ल्यू लिखेंगे। निर्वात प्रकाश की चाल किसी क्या होता है, सी होता है, सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल वी एम, ठीक है। तो एन एम बराबर सी अपान वी एम। क्लियर हो दोस्तों। तो ये क्या हो गया, माध्यम में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे हमने ले लिया दोस्तों, यहाँ प्रकाश की चाल पहले किस में है, ऊपर किस में है, वायु में। इसका मतलब प्रकाश किससे आया होगा, वायु में, और फिर कहाँ जाएगा, माध्यम में। तो हम लिख सकते हैं ए एन एम, इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए एन एम। इसका मतलब क्या है कि वायु या निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर दोस्तों यहीं पर अगर हम देखें, यहीं पर देखें, वायु के सापेक्ष दिख रहा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। थोड़ा मैं चेक करता हूं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं।
हाँ ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर दोस्तों वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, ANW, क्या लिखेंगे, ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब दोस्तों यहाँ पर प्रथम माध्यम क्या था, A था, तो यहाँ पर वेलोसिटी किसकी लिखेंगे, A, वायु में, तो वायु में प्रकाश की चाल C, और दूसरा माध्यम क्या है, जल है, तो जल में प्रकाश की चाल दोस्तों क्या लिखेंगे, VW, क्या लिखेंगे, VW। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किससे लिखते हैं, V से, तो मीडियम यहाँ पर क्या है, जल है, तो VW, ठीक है। अब ऐसे हम लोग लिख लेते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। अगर वायु के सापेक्ष दोस्तों हम कांच के अपवर्तनांक की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, ANG लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ANG, और यहाँ लिखेंगे C/VG, क्या लिखेंगे, C/VG। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो माध्यम होता है उसका चाल बटे ये वाला जो माध्यम होता है उसका चाल। क्लियर हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर, अच्छा एक चीज़ और ऐसे समझिए आप, अगर मैंने लिख दिया WNG, तब आप क्या लिखोगे, VW/VG, इस वाले माध्यम का वेग, इस वाले माध्यम में प्रकाश का वेग। समझ में आ गया मोटा मोटी, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को दोस्तों क्या कर देते हैं, यहाँ पर इन दोनों को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अगर यहाँ पर हम दोनों का भाग कर दें, इसका मतलब क्या कर दें कि ANW/ANG, तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, ANW का मान क्या है, C/VW, अब पूरे का अपान क्या हो जाएगा, C/VG। अब आप बताओ दोस्तों, यहाँ पर ये कहाँ जाएगा, VG कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो दोस्तों मैं इसे मिटा रहा हूँ, इस वाले को, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, और यहाँ से हो जाएगा और ये यहाँ से हो जाएगा ANW/ANG, और ये दोस्त हो जाएगा क्या, C/VG, क्योंकि VG कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये C/VW, C कहाँ जाएगा, इसके पास। क्या दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, C से C क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, तो यहाँ से दोस्तों क्या बचा, ANW/ANG बराबर, यहाँ क्या बचा, VG/VW। बोलो दोस्तों, इतना समझ में आया नहीं। अभी मैंने एक चीज़ बताया कि अगर हमारे पास GNW है, तो अगर हम इसे वेग के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, VG/ क्या लिखेंगे, VW लिखेंगे कि नहीं। अगर हम वेग के रूप में लिखेंगे तो VG/VW लिखेंगे, या फिर हमारे पास क्या हो, VG/VW हो, तो हम इसे ANG के रूप में, हम अपवर्तनांक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे G, जिसका वेग ऊपर है वो पहले N, और जो बाद में है GNW। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, GNW लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से ये दोस्तों आपका एक कॉन्सेप्ट बन के तैयार हुआ। अब इसी का हम उपयोग अलग अलग तरीक़ों से क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब इसी चीज़ को हम सीखते हैं, और यही अगर कॉन्सेप्ट दोस्त आपके मन में बैठ गया तो याद रखिएगा, अपवर्तनांक के ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो दोस्तों आपसे क्या हो जाए, छूट जाए। क्लियर हो दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से अगर देखा जाए 3 फार्मूले बने। अगर यहाँ से देखा जाए तो पहला फार्मूला बना ANW/ANG, ये इसके बराबर है दोस्तों, ठीक है, ये इसके बराबर है, और ये वाला इसके, मतलब आपस में तीनों क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ANW = VG/VW, पहला फार्मूला बना। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट बना क्या, VG/VW बराबर GNW, ये हो गया। तीसरा फार्मूला आपका कॉन्सेप्ट बना क्या, तीसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों बना VG/, देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या बन गया, यहाँ से ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ, दूसरा कॉन्सेप्ट ये आपका हो गया, तीसरा दोस्तों ये वाला बना
ANW अपान ANG इक्वल टू GNW। ये तीन फार्मूले आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर तैयार हुए और यही दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, माइंड में सेट करना है। अगर यही कॉन्सेप्ट आपका माइंड में सेट हो गया तो आपके लिए सारे के सारे जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसी पे हम क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही फार्मूला आपका लगे। हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये कोई फार्मूला नहीं है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है। ये पहला आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया, ये पहला मिल गया, ये दूसरा मिल गया और ये दोस्तों क्या है, तीसरा। पहले हम इसे समझते हैं, दूसरे वाले को अगर समझते हैं, हमने लिख दिया GNW, तो इसका मतलब कि पहले का वेग VG बटा क्या हो जाएगा, VW। ऐसे हमने 1 and 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब क्या है कि V1 बटा क्या हो जाएगा, V2। अगर अपवर्तनांक दिया है वेग के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमने लिख दिया 2n1 तो वेग के रूप में क्या लिखेंगे, V2 अपान क्या होगा, V1। समझ में आ गया। अगर हमने लिख दिया WNG तो वेग के रूप में VW अपान VG। जो पहले होगा उसका वेग ऊपर रहेगा, जो बाद में होगा उसका वेग कहाँ होगा, नीचे होगा। क्लियर हो, समझ में आ गया। अब कोई भी अगर आपको दिया जाए, जैसे हमने लिख दिया OND, इसका मतलब क्या है, VO बटा VD। समझ में आ गया। हमने लिख दिया DNO, इसका मतलब क्या है, VD अपान VO। क्लियर हो नहीं दोस्त, ठीक है ना। अच्छा, अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट, ये वाला तो आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चाहे आप इस रूप में बदलो चाहे इस रूप में बदलो, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर हमने लिख दिया कि यहाँ V1 अपान क्या, V2, इसका मतलब कि 1 and 2। हमने लिख दिया VO अपान VD, इसका मतलब कि O and D। समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा, अब दोस्त आगे हम बात करेंगे, अगले पार्ट की बात करेंगे, दूसरे फार्मूले की बात करेंगे, ठीक है। आइए हम इसकी बात करते हैं, ये वाला पहला नंबर वाला। पहले नंबर में क्या दिया है कि अगर ANW अपान ANG है, मतलब अपवर्तनांक के रूप में है, ठीक है, अपवर्तनांक के रूप में है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अपान वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर इनका हम वेग के रूप में लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर वेग के रूप में लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा जिसका वेग जो नीचे रहता है उसका वेग हमेशा कहाँ होगा, ऊपर, और जो ऊपर है उसका वेग कहाँ होगा, नीचे होगा। समझ में आ गया। अगर हमने लिखा 1 and 2 अपान 1 and 3 हमने लिख दिया, तो यहाँ सीधा सीधा क्या होगा, V3 अपान V2 हो जाएगा। बताइए दोस्तों, अगर हमने लिख दिया ANG अपान ANW तो वेग के रूप में क्या लिखेंगे, VW अपान VG। नीचे कौन है, W, तो इसका वेग कहाँ होगा, ऊपर, और ये कहाँ है, नीचे, तो इसका वेग कहाँ होगा, ऊपर। अब यही से दोस्तों एक चीज़ की बात करते हैं। हमने एक बात क्या कही थी, ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, समझिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब अगर यहाँ पर A आप ना लिखो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम यही मान के चलेंगे कि इसके सापेक्ष ही अपवर्तनांक निकाला गया है, वायु के सापेक्ष। तो NG लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर इसी को हम दोस्तों यहाँ क्या लिख दें, इसी को अगर हम यहाँ लिख दें, क्या लिख दें कि NW अपान NG बराबर ये क्या हो जाएगा, VG अपान VW। बताइए, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और इसी को दोस्त अगर हमने लिख दिया N2 अपान N1, N2 अपान N1, तो हम क्या लिखेंगे, V1 अपान क्या हो जाएगा, V2, क्योंकि ये इसका वेग ऊपर और इसका वेग नीचे। तो हम अगर त्रियक गुणा करें तो N2 V2 बराबर N1 V1, या हम कह सकते हैं N1 V1 बराबर N2 V2। ये दोस्त अच्छे से आप याद रखना, बहुत जगह आपके काम में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया, क्लियर हो। अच्छा, ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये तीसरा वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये जो 3 नंबर कॉन्सेप्ट है इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिया है
कि अगर हमारे पास ए एन डब्लू है, ए एन डब्लू अपान ए एन जी, ए एन डब्लू अपान ए एन जी, हमने क्या लिखा है जी एन डब्लू, हमारे पास ए एन डब्लू है, ए एन जी है। अगर हम जी एन डब्लू लिखेंगे तो याद रखिएगा जो नीचे होगा वो सबसे पहले और जो ऊपर होगा वो बाद में। बताइए फिर समझिएगा, ए एन डब्लू ए एन जी, जो नीचे होगा वो ऊपर, जो नीचे होगा वो सबसे पहले और जो ऊपर होगा वो सबसे पीछे। ठीक है, या इसी को हम उल्टा करके देखते हैं, जी एन डब्लू बराबर, तो दोस्तों ए एन जी के रूप में अगर लिखेंगे तो जो आपका पीछे होगा वो सबसे ऊपर, तो ए एन डब्लू, और जो आगे है वो सबसे नीचे, ए एन जी। अगर हमने दोस्तों यहाँ लिख दिया ए एन वन अपान ए एन टू, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे, टू एन वन, जो नीचे है वो आगे और जो ऊपर है वो पीछे। या इसी को दोस्त हम कैसे लिखेंगे, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, टू एन वन हमने लिखा है, तो अगर हम ए एन जी के रूप, ए एन के रूप में लिखेंगे, ए एन मतलब वाई के सापेक्ष लेके चलेंगे, जो पीछे है वो सबसे ऊपर ए एन वन और जो आगे है वो सबसे नीचे ए एन टू। समझ में आ गया। ऐसे हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, ओ एन डी या डब्ल्यू एन जी, क्या लिख रहे हैं डब्ल्यू एन जी, तो क्या हो जाएगा ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू। अगर हमने लिख दिया जी एन डब्ल्यू तो क्या हो जाएगा ए एन डब्ल्यू अपान ए एन जी। ये दोनों बहुत याद रखिएगा क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं खासकर, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप भूलिएगा मत। हमने लिख दिया ओ एन डी, हमने ओ एन डी लिख दिया, अब इसका मतलब ए एन डी अपान ए एन ओ। समझ में आ गया। हमने लिख दिया डी एन ओ, डी एन ओ, तो क्या हो जाएगा आपका ए एन ओ अपान ए एन डी। समझ में आया दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं, बताइए कैसा लगा, समझ में आया। तो दोस्तों ये क्या था आपका, ये आपका कॉन्सेप्ट था। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तो समझिए आपकी आधे से ज़्यादा तकलीफ क्या हो गई होगी, दूर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक नोट लिखते हैं दोस्तों। मैं बहुत आराम से दोस्तों, एकदम कतई मैं एकदम बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जल्दबाजी में भागने का कोई मतलब भी नहीं है, सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक बार दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो चाहे न्यूमेरिकल हो दोस्तों, चाहे जो चीज़ हो, आप उसे अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब नोट यहाँ लिखते हैं, नोट 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 में दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है तथा इसका मान बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक व लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। दोस्तों जो प्रकाश में आप जानते हो, अगर आपने कक्षा 10 में पढ़ा है तो उसमें आपने अब प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ा होगा, तो उसमें सर जी ने आपको बताया होगा कि जो प्रकाश होता है जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वो अपने 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। ठीक है, ऐसे ये प्रिज्म है, और ये अगर आपके पास श्वेत प्रकाश है, अगर ये दोस्तों श्वेत प्रकाश है,
समझिएगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, जो सन की किरण होती है उसे क्या कहें, श्वेत प्रकाश। और इस पर जाते तो क्या करता है, 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और ये प्रकाश के ऐसे, ये, और यही जो 7 रंग होता है वो कहलाता है विबग्योर। ये क्या कहलाता है, विबग्योर। ये आपका दोस्त क्या होता है, बैगनी होता है, बैगनी होता है। और ये दोस्त क्या होता है, लाल होता है, रेड होता है, वायलेट, और ये रेड। जो ऊपर सबसे होता है ये ROYGBI और ये V, ठीक है, विबग्योर। अब ये जो प्रकाश है, इसका मतलब कि प्रकाश कैसे जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था। और सबसे ज़्यादा अपवर्तन किसमें हुआ, ये इसमें। क्यों, क्योंकि बैगनी रंग ने क्या किया है, सबसे ज़्यादा अपने रास्तों को क्या किया है, परिवर्तित किया है। ये देखिए, ये बैगनी रंग ने सबसे ज़्यादा प्रकाश रास्तों क्या किया, अपवर्तित, मतलब डाइवर्ट हुआ है, विचलित हुआ है। तो जिस रंग का प्रकाश, जिस प्रकार मतलब जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, उसमें अपवर्तन की घटना भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अपवर्तन की घटना ज़्यादा देखने को मिलने का क्या मतलब है दोस्तों, कि वो अपने मार्ग से सबसे ज़्यादा विचलित हुआ होगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपवर्तनांक किसका होता है, तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा अगर रंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा बैगनी रंग के लिए होता है अपवर्तनांक, और सबसे कम किसके लिए होता है, लाल रंग। तो लाल रंग क्या होता है दोस्तों, सबसे कम विचलित हुआ है, ये इतने विचलित हुआ है, लेकिन बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है। इसका मतलब बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा, और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या है, सबसे कम। अच्छा, एक चीज़ जरा देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हमने अभी बताया, N2/N1 बराबर V1/V2। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए अपवर्तनांक और वेग के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, उल्टा। अगर मैं N1 और V1 को देखूं, N1 और V1 को देखूं, V1, तो दोनों के बीच में कैसा संबंध है, उल्टा। तो क्या हो गया, V1 बराबर, क्या यही संबंध बन रहा है, बताइए। अगर मैं N2 और V2 को देखूं, N2 बराबर 1/V2, बताइए। अगर मैं एक दूसरे में चेंज कर लूँ तो क्या दोनों में उल्टा बन रहा है। और जब भी दोस्तों, इसका मतलब कि अपवर्तनांक और वेग के बीच में कैसा रिलेशन बनता है, उल्टा रिलेशन बनता है। तो ये नोट नंबर क्या है, 1, और यहाँ पर हम नोट नंबर क्या लिखेंगे, 2। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वेग और अपवर्तनांक होता है उसके बीच में जो रिलेशन होता है दोस्तों, वो कैसा होता है, उल्टा होता है। तो अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वेग के। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, विपरीत होता है, NM और NVM। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जिस माध्यम में, अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक और वेग में क्या संबंध बनता है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें उसका वेग उतना ही कम होगा, प्रकाश की चाल उसमें उसका उतना ही कम होगा। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है, तथा अपवर्तनांक जितना कम होता है प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होता है,
समझ में आया दोस्तों? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तनांक और वेग में कैसा संबंध बनता है। तो अगर हम कहें अपवर्तनांक और वेग में कैसा संबंध बनता है, उल्टा संबंध बनता है। अगर जिस माध्यम में वेग ज़्यादा रहेगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, और जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम रहेगा उसका वेग ज़्यादा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इतना था। अगले हम पार्ट में लोग दोस्तों देखेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, प्रकाश की जो उत्क्रमणीयता होती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट होती है, उसके बारे में हम देखेंगे और कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लास कैसा लगा आप ज़रूर अपना राय बताइएगा। अच्छा, जरा एक चीज़ और देखिएगा कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसका मतलब कि बैगनी रंग में प्रकाश की चाल क्या होगा, सबसे, देखिए यहाँ पर क्या है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक। इसका मतलब कि बैगनी रंग में प्रकाश की चाल क्या होगा, सबसे कम। और लाल रंग में लाल रंग का अपवर्तनांक क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, तो सबसे कम है, तो इसमें लाल रंग में जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कैसा आपको क्लास लग रहा है। और आप अच्छे से मेहनत कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। हमारा भला होगा तो हम आपका भी भला करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।